नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हम बात करने वाले हैं एक परमाणु बम की, एक परमाणु वॉर की। जी हाँ, मेरे पीछे दो आप शख्स देख रहे हैं जो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट। अब बात करें इन दोनों की तो आपको पता है पिछले 4 साल से रशिया और यूक्रेन एक युद्ध में है। वो एक ऐसा युद्ध है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर डाला है। अब चाहे वो यूरोपियन अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, सारे जो कंट्रीज़ हैं कहीं ना कहीं रशिया पे दबाव बना रही हैं कि इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ख़त्म कैसे किया जाए वो तैयारी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर नहीं पा रहे हैं और पुतिन जो है उसकी तैयारी में अब थोड़े से ज़्यादा तैयार लग रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगले महीने यानी सितंबर के महीने में 2-3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो कि पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए और ख़ास तौर पर रशिया के लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको पहला इवेंट बताऊं, वो है ब्रिक्स की समिट। ब्रिक्स आपको पता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, नागवार साबित होता है ये ब्रिक्स जो है उनके लिए। क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब सारी एक साथ आती हैं और दुनिया के बड़े लीडर्स जब एक पटल पर आते हैं, और चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, और आपको पता है कि ये 3 लीडर्स आज की डेट में अपने आप में ही एक एक्सिस बनाते हैं। कहीं ना कहीं यूएस इसी एक्सिस को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ नए फॉर्मूलाज निकालता रहता है। अब यही ब्रिक्स की समिट होने वाली है सितंबर में। इस समिट में कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाने वाले हैं, चाहे वो इंडिया रशिया के हों, चाहे वो इंडिया चाइना के हों, या फिर चाइना और रशिया के हों। हाँ, हालांकि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी इस समिट में रहेंगे और कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे जो ऑब्जर्वर के तरह उस समिट में रहेंगे। लेकिन जो मेजर रोल है, जो दुनिया इस वक्त देख रही है, सबकी नज़रें जहां पर हैं, वो है भारत पे, रशिया पे और चाइना पे। और सबसे बड़ी बात, ये समिट इस बार होने वाला है भारत में। अब इस समिट से जो निकल कर आएगा, कहीं ना कहीं वो आने वाले साउथ एशिया और एशिया की जो जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी उनको शेप करने वाला है, जिससे कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो बड़ी होने वाली है रशिया में, वो है डूमा के इलेक्शंस। रशिया का जो स्टेट डूमा होता है उसके इलेक्शंस मिड सितंबर में बोले जा रहे हैं कि हो सकते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं है, ये वहाँ के पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्शंस हैं, और लोअर हाउस जो है उसके इलेक्शंस हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस जिस भी स्टेट में होते हैं या कंट्री में होते हैं, कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट की जाती है लोगों के सामने उस कंट्री के लीडर की, और जो उस वक्त उस कंट्री पर राज कर रहा है। वो लीडर कुछ ऐसे एस्पिरेशनल वादे करता है और कुछ ऐसी चीज़ें पेश करता है अपनी जनता को कि सारे वोट उनकी तरफ जो है आ जाएं। कहीं ना कहीं ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप बात करें रशिया की और यूक्रेन की, जो ये युद्ध है, इसमें कहीं ना कहीं 16,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 48,000 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो घायल हो चुके हैं दोनों देशों में। बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स तबाह हो चुके हैं, मिलिट्री व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं, वेपन्स यूज़ किए जा चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ग्लाइड बॉम्ब्स, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स यूज़ किए जा चुके हैं इस वॉर में। दोनों ही देश की जो जनता है वो परेशान है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है आखिर ये कब समाप्त होगा। इसी के अंत की तरफ अगर हम बढ़ें तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस और ब्रिक्स की जो समिट है, अब डॉट्स कनेक्ट हो पाएंगी आपके दिमाग में। ये दोनों कहीं ना कहीं एक पोस्चर ऐसा बना रहे हैं जिससे कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो चाहेंगे कि अब इस टर्म में उनके ये फाइनली जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ख़त्म कैसे होगा? जो ख़त्म होने का तरीका है, कहीं ना कहीं वही एक परेशान और चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। क्योंकि ऐसी खबरें, ऐसी थ्योरीज बाहर निकल कर आई कि कहीं ना कहीं रशिया का जो न्यूक्लियर एसेट है उसको मोबिलाइज किया जा सकता है। आपको पता है कि जब ये वॉर शुरू हुआ था, रशिया ने बेलारूस और ओरेशनिक में जो उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको मोबिलाइज करके सेटअप किया था, और पूरी दुनिया को ये लगा था कि रशिया बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करके यूक्रेन को कब्जा कर लेगा। लेकिन 4 साल बीत चुके हैं,
और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर डालने के बाद रशिया और यूक्रेन आज भी इस वॉर में अड़े हुए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो आता है, उस वीडियो में वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सितंबर 21 के बाद व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स दाग सकते हैं यूक्रेन पर, जो कि एक बड़ी पॉसिबिलिटी साबित हो सकती है। ऐसा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इंटेलिजेंस मिली है उनको। अब ये बात इतनी आई थी, लेकिन टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रिसेप ताइप एर्दोगान, वो भी जब रशिया गए तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी बहुत उत्साह है। उनके मिनिस्टर दरअसल गए थे टर्की के रशिया में, और उनने ये आकर बोला मीडिया को कि रशिया में कहीं ना कहीं लोगों में बहुत उत्साह है कि इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन कैसे ख़त्म होगा, वो न्यूक्लियर वेपन से भी ख़त्म हो सकता है या फिर कन्वेंशनल वॉर को भी एग्रेसिव मोड पे अगर चलाया जाए। ये खबर कहीं ना कहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से आई कि रशिया और व्लादिमीर पुतिन 5 लाख से ज़्यादा रशियन जो पर्सनल हैं वो मोबिलाइज कर रहे हैं यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ, और कहीं ना कहीं ये 5 लाख जो सोल्जर्स हैं ये रशिया से निकलकर यूक्रेन की बाउंड्री में एंटर करेंगे, और जब न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर छिड़ा तो कहीं ना कहीं ये सोल्जर्स फटाफट से कब्जा करने में यूक्रेन को साबित करेंगे, रशिया की जीत साबित करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात अभी भी सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं होती है, और अगर किसी लीडर ने बोला कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है तो उसको 100% श्योर नहीं माना जाता कि ये होना ही होना है। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, अगर टैक्टिकल वेपन्स भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं जो सिर्फ एक पिन पॉइंटेड एरिया पर न्यूक्लियर वेपन गिराएं, न्यूक्लियर वॉरहेड गिराएं, और उसके बाद उस एरिया को तबाह कर दिया जाए और वहाँ के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लोग हैं, वो नेस्तनाबूद हो जाए। तो ऐसा भी अगर रशिया करता है तो कितना उसका नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, उस बात की भी समीक्षा हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, शुरू से ही व्लादिमीर पुतिन को ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरफेयर इसको डिक्लेयर आप ना करें। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर रशिया चाहता तो एक झटके में यूक्रेन को कब्जा कर सकता था, लेकिन रशिया ने धीरे धीरे स्ट्रैंगुलेशन जो उनकी स्ट्रैटेजी है उससे वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, ताकि स्ट्रैंगुलेट तो यूक्रेन हो लेकिन उसका असर जो है वो पूरे यूरोप और यूएस पे भी पड़े। अब उस इकोनॉमिक कट ऑफ जो हो गया है यूक्रेन से यूरोप, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और जो बड़े लीडर्स हैं वेस्ट के, वो ये उन्होंने क्लियर किया कि न्यूक्लियर वॉरफेयर ना हो। अगर ऐसा होता है तो पहली चीज़, रशिया पे जो सैंक्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। नाटो और यूएस इस वॉरफेयर में कूद पड़ेगा, और कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ ये सारे एलाइज जो हैं ये मिलकर लड़ेंगे। तीसरी चीज़, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके साथ रशिया के अच्छे टाइज़ हैं, अगर रशिया न्यूक्लियर वॉरफेयर करता है या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ के साथ जो टाइज़ हैं, या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ उन एशियन कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगा देंगे, या फिर एशिया के साथ जो टाइज़ हैं रशिया के वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। उस वक्त देखा जाएगा कि रशिया के साथ कौन एलाय खड़ा है और कौन एनिमी है, और शायद रशिया और जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनका जो वॉरफेयर होगा वो शायद दुनिया का वर्ल्ड वॉर 3 की जो स्थिति होगी वो पैदा कर देगा। अब अगर बात करें, अगर न्यूक्लियर बम गिरा तो क्या क्या तबाही मच सकती है। देखिए, यूक्रेन में जितने भी लोग हैं, अभी भी आपको पता, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आए दिन वहाँ पर मिसाइल गिरते रहते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, सोल्जर्स वहाँ पे जाते हैं, घरों से निकाल के लोगों को मारते हैं। कीव जो कैपिटल है वहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स अभी कुछ समय से सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी का एरिया है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से वहाँ पर तबाही आई है, स्पेशली रशिया के साथ जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर। अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है या फिर न्यूक्लियर बम गिरता है तो पहली बात, यूक्रेन की जो मेन आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, कैबिनेट है, सबसे पहले वहाँ पर वो लोग तबाह हो जाएंगे। सबसे पहले वो सिचुएशन सबसे ख़राब सिचुएशन होगी यूक्रेन के लिए। दूसरी चीज़,
अगर न्यूक्लियर जो वेव्स होती हैं, उनकी रेडिएशंस जो होती हैं, अगर ये फैलती हैं तो धीरे धीरे करके, तिल तिल करके वहाँ पे जो इर्द गिर्द इलाकों में लोग हैं उन पर जो है उसका असर होगा और वहाँ पे जो लोग हैं अपनी जान गंवाएंगे। तो अगर तादाद मैं कहूँ हज़ारों से शुरू होगी तो कुछ दिनों में वो लाखों तक भी पहुँच सकती है। अब अगर बात करें रशिया पे क्या असर होगा, देखिए हवा जैसे चलती है तो न्यूक्लियर वेव्स जो होती हैं, रेडिएशंस जो होती हैं, कहीं ना कहीं फैलती हैं और दूर दूर तक फैलती हैं, क्योंकि आपको पता है ये डिकम्पोज भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो वेव्स होती हैं ये दूर दूर तक जाती हैं और जितना भी एरिया है वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन पर असर डालती है, कुछ धीरे धीरे करके ही सही लेकिन असर होता है। अब अगर ऐसा होता है कि हवा चलती है और रशिया की तरफ कहीं ना कहीं वो वेव्स ट्रैवल करती हैं तो रशियन एरिया में या जोग्राफी वहाँ पर जितना बॉर्डर एरिया है वहाँ पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन अगर ये जो हवा के साथ ये रेडिएशंस हैं अगर ये यूरोप की तरफ जाती हैं तो यूरोप में इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। तो यूरोप को भी इसके लिए तैयारी करके रखनी पड़ेगी। देखिए अगर बात करें न्यूक्लियर वॉरफेयर की तो अभी 80 साल पहले एक न्यूक्लियर वॉरफेयर हुआ था और 80 साल तक एक टैबू था कि न्यूक्लियर वेपन्स को किसी भी कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि यूज़ किए गए थे न्यूक्लियर वेपन्स नागासाकी और हिरोशिमा के खिलाफ जापान में, यूएस ने यूज़ किया था पर्ल हार्बर के बाद। उसके बाद जो हालात हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। आज तक कहते हैं कि जापान में उस त्रासदी, उस प्रॉब्लम से लोग जो है वो जूझ रहे हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा यूज़ किए गए तो कहीं ना कहीं विश्व के, हमारी दुनिया के आज की डेट में इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं पूरी दुनिया के पास, न्यूक्लियर पावर्ड या न्यूक्लियरली एक्टिव कंट्रीज़ के पास, कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ख़त्म करने का जो मादा है उन वेपन्स में है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी जब रशिया गए थे और व्लादिमीर पुतिन से बात की थी तो उनका साफ संदेश था कि हम पीस की तरफ हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर है जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि दुनिया में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो फिर से आए और जो पीस है वो फिर से मेंटेन हो सके। देखिए व्लादिमीर पुतिन है, कोई कुछ कह नहीं सकता, उनके डिसीजंस कहाँ से वो लेते हैं, कैसे वो सोचते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा प्लान होता है उनका। आज से 100 साल का प्लान रशिया पहले ही प्लान करके चलता है और कहीं ना कहीं चाहे उनके वेपन्स हों, चाहे उनकी आर्मी हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। अब चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो, चाहे वो डूमा का इलेक्शन हो, ये ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है कि रशिया कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस न्यूज़ पर जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।